equal to x1 plus x2. Velocity v is equal to v1 plus v2. Acceleration a is equal to a1 plus a2. तुम कह सकते हो फोर्स F is equal to F1 plus F2. बट यहाँ एक चीज ध्यान देने की, तो किसी एक पार्टिकल के ऊपर अगर दो SHM का रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एक साथ एक्ट कर रहा हो, तो उन दोनों कॉम्बिनेशन से बनता है। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, ये हर वेक्टर क्वांटिटी पे वैलिड है। बी वैलिड फॉर एनी वेक्टर क्वांटिटी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड फॉर वेक्टर्स, may not be valid for scalars, may not be valid for scalars, may not be valid for scalars। हम देखेंगे कैसे। तो ऐसा नहीं है कि अगर एनर्जी के कारण E है, दूसरे के कारण E है, E1 और E2 है तो E1 plus E2 हो जाएगी। ये नहीं लिख सकते हो, ये नहीं लिख सकते हो, एनर्जी इज इक्वल टू E1 plus E2 नहीं लिख सकते हो। दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड। इसका मतलब क्या हुआ, हम देखेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में, जब इंटेंसिटी I और इंटेंसिटी I मिलती है, जब इंटेंसिटी I और इंटेंसिटी I मिलती है, इंटेंसिटी 4I हो जाती है। क्या हो जाती है? 4I। EI प्लस I 2I नहीं होती, 4I हो जाती है। इसीलिए बोल रहा हूं, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है वो वैलिड नहीं है स्केलर क्वांटिटी की, वेक्टर क्वांटिटी के लिए वैलिड है। ठीक, अब इसे करते कैसे? तो पहले इसका हम ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड देखते हैं, उसका हम शॉर्टकट में जाके वेक्टर मेथड देखते हैं। तो पहला हमारा केस, हम 3 केस में पढ़ेंगे उसको, हालांकि 4 केस है, चौथा केस तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। पहला केस क्या है? सो इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, हम ले रहे हैं इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन और कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स इन सेम डायरेक्शन। वेव्स और SHM सब इंटरचेंजेबल है, एक ही खेल चलता है, वेव SHM हो लेकिन सेम डायरेक्शन में। अगर दो वेव सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनका इंटरफेरेंस कैसे निकालें, और दो वेव सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनका इंटरफेरेंस कैसे निकालें। तो सेम डायरेक्शन तो समझ गए, लेट इट बी x एक्सिस। यहाँ भी 2 केसेस है, सेम डायरेक्शन में भी 2 केसेस है। पहला केस क्या है? पहला केस है सेम फ्रीक्वेंसी, दूसरा है नॉट सेम फ्रीक्वेंसी। देखते हैं, तो पहला केस है सेम डायरेक्शन एंड सेम फ्रीक्वेंसी। पहला केस है सेम डायरेक्शन एंड सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन एंड सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक, सेम डायरेक्शन। दूसरा केस क्या होगा? सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन विद बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ठीक, सेम डायरेक्शन सेम फ्रीक्वेंसी। तो मान लेते हैं पहला SHM का इक्वेशन, अगर अकेला पहला SHM होता, इक्वेशन होता है x1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, और दूसरा होता x2 इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। अब डेल्टा को क्या बोलते हैं? डेल्टा को बोलते हैं फेज डिफरेंस। डेल्टा क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। वेव्स के केस में जब हम वेव्स की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरी वेव्स में होती है फेज। अगर फेज जानते हैं सब कुछ जानते हैं, अगर फेज जानते हैं तब सब कुछ निकाल सकते हैं। जो काम पार्टिकल मैकेनिक्स में पोजीशन वेक्टर करता है एज फंक्शन ऑफ टाइम, वही वेव मैकेनिक्स में फेज डिफरेंस करता है एज फंक्शन ऑफ टाइम। और आपको ये पता है पोजीशन वेक्टर एज फंक्शन ऑफ टाइम, तो आप इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं। 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगा, मोमेंटम निकल जाएगा, टॉर्क निकल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा, हर क्वांटिटी निकल जाएगी, और ये इंफॉर्मेशन पता है। उसी तरह से अगर आपको डेल्टा फेज पता है, आप उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन, एनर्जी सब कुछ प्रिसाइसली बता सकते हो। फेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन वेव मैकेनिक्स। वेव्स में फेज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, हम देखेंगे बाद में चल के जब इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। फेज ही सब कुछ है, फेज पता है सब पता है, फेज नहीं पता है कुछ नहीं पता है। तो ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इन एंटायर वेव फिजिक्स इज फेज डिफरेंस डेल्टा। तो देखेंगे, तो यहाँ देखिए ये ओमेगा इसका भी है, ओमेगा इसका भी है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है।
दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन एम्पलीट्यूड दोनों की अलग अलग है और यहाँ फेज डिफरेंस है। नाउ इस टाइप के सोर्सेस को जिनकी फेज डिफरेंस क्या होती है, फिक्स्ड होती है, उनको क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस। क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस। क्यों बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो समय के साथ नहीं बदलता है, बिकॉज फेज डिफरेंस इज सेम ऑल द टाइम। क्यों भाई, जरा सोचो, यहाँ एक फेजर बनाते हैं, यहाँ एक फेजर बनाते हैं, दो ये है A1 और A2, A2 ये है, A1 ये है, ये दोनों बीच में फेज डिफरेंस कितना है, डेल्टा है, ये दोनों बीच का फेज डिफरेंस है डेल्टा। अगर ये दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं, अगर दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का म्यूचुअल एंगल सेम ही रहेगा। इन दोनों के बीच का म्यूचुअल एंगल, समय के साथ ये एंगल चेंज करेगा, टाइम के साथ ये एंगल चेंज करेगा, टाइम के साथ ये एंगल भी चेंज करेगा, लेकिन दोनों का डिफरेंस समय के साथ नहीं बदलेगा। इनको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस का मेन होता है उनकी फेज डिफरेंस समय के साथ नहीं बदलनी चाहिए, और कोहेरेंट सोर्सेस में फेज डिफरेंस नहीं बदले उसके लिए जरूरी होता है कि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, उनको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। तो x1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, x2 इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। ये जो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं ये आपको काम देगा, कहाँ कहाँ बता देता हूँ। अभी जो हम इंटरफेरेंस देख रहे हैं, इंटरफेरेंस तुमको काम देगा वेव्स ऑन स्ट्रिंग में, साउंड वेव्स में, लाइट वेव्स में, एसएचएम में, एसी में और कम्युनिकेशन सिस्टम में। इतने चैप्टर में ये आपको आज का एनालिसिस काम देने वाला है, तो वन टाइम स्टडी है, यूज कर। सर कम्युनिकेशन सिस्टम तो नहीं पढ़ेंगे ना? क्या चीज? कम्युनिकेशन सिस्टम तो नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, वो हट गया है ना? कहाँ से हट गया? सीबीएसई से हट गया है ना? ठीक है, अभी तक तो बोर्ड से भी कहाँ हटा है? बोर्ड में तो हट गया था। क्या चीज? बोर्ड से तो हट गया था। बोर्ड से भी नहीं हटा है, देखो उसको। हमारे टाइम पे थोड़ा ना क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। हमारे टाइम में? हाँ, लास्ट ईयर थोड़ा ना कोई क्वेश्चन आया था कम्युनिकेशन सिस्टम। क्वेश्चन भले ना है, लेकिन सिलेबस में तो है, पहली बात। और दूसरी बात है कि इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, उसको पढ़ाई तो होगी। ठीक है सर, ठीक है, ठीक, पढ़ाई होगी, लेकिन हाँ ऑप्शनल होगा, तुम चाहो तो ये देखो, तो ये होगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो समझो ये एक वेक्टर है जिसमें साइन इंक्लूडेड है। समझो साइन की वैल्यू, साइन ओमेगा टी अगर 1/2 है, तो साइन ओमेगा टी 1/2 है, इसका मतलब है कि x1 एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड है a1/2, और प्लस साइन का मतलब है वो अपवर्ड वेक्टर है या राइटवर्ड वेक्टर है। यहां मान लो इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, किसी टाइम पे इस पूरे साइन की वैल्यू जो है मान लो -√3/2 है। -√3/2 का मतलब है x2 इक्वल टू -√3a/2, a2/2, -√3a2/2। इसका मतलब है कि निगेटिव डायरेक्शन में है, निगेटिव डायरेक्शन मींस लेफ्टवर्ड डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड कितना है a2√3/2, यानी x1 की वैल्यू -a1 वेक्टर से +a1 वेक्टर तक लाई करती है। इसमें साइन इंक्लूडेड है, इसमें साइन इंक्लूडेड है, तुमको माइनस नहीं करना है, अपने आप माइनस हो जाएगा। जहां उल्टा होगा अपने आप माइनस हो जाएगा, जहां सीधा होगा अपने आप प्लस हो जाएगा। तुमको सिर्फ ये लिखना है x इक्वल टू x1 प्लस x2। इसमें कहीं ना कहीं वेक्टर साइन छिपा हुआ है, बट हम लिखते नहीं है। तो जब तुम x को लिखोगे, x क्या है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। जब एक साथ दोनों वेव चलाएगा तो वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है बताओ। x1 प्लस x2 करोगे तो कितना आ जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी
प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये होगा ना। इसको ओपन कर दो, इसको क्या करो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी में तोड़ दो, साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा, है ना, प्लस A2 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा, होगा ना। दैट विल बिकम इक्वल टू A1 प्लस A2 cos डेल्टा, A1 प्लस A2 cos डेल्टा साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन डेल्टा सही है जी, सही है, बताओ। Yes, sir. अब इसको हम ये लिख सकते हैं, अब इसको हम ये लिख सकते हैं, now I can write it like this, I can write it like this। अगर हम इसको ये देखें तो हम इसको कह सकते हैं, ये हो जाएगा इस टाइप से, इस टाइप से। सो हम जानते हैं, हम क्या करते हैं, ये जो बॉक्स दिख रहा है A1 प्लस A2 cos डेल्टा, हम इसको कोई एक वैल्यू मान लेते हैं, लेट A1 प्लस A2 cos डेल्टा is equal to some number A and some angle phi cos phi, and A2 sin डेल्टा, इसको भी मान लीजिए, भी कांस्टेंट है, A2 sin डेल्टा को मान लेते हैं हम A sin phi। यार तुम जानते हो ट्रिग्नोमेट्री में तुम पढ़े हो, A sin थीटा प्लस B cos थीटा, A sin थीटा प्लस B cos थीटा होता है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर sin थीटा प्लस फाई, where phi is tan inverse B line। वो याद है, वो भी यूज कर सकते हो, नहीं तो इसको रिप्लेस कर दें, let us substitute this whole thing by A cos theta and this whole thing by A sin phi, A cos phi is, तो हमारा x क्या बन जाएगा बताओ, A चला जाएगा कॉमन, हो जाएगा sin ओमेगा t, sin ओमेगा t cos phi प्लस cos ओमेगा t sin phi, and that will become A sin ओमेगा t प्लस phi। तो ये हो गया रियल टाइम वेव का इक्वेशन, A sin ओमेगा t प्लस phi, यानी A उसकी एम्पलीट्यूड और phi उसका फेज। अब A और phi निकालेंगे कैसे, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायर एंड ऐड। ये जो इक्वेशन आ रहा है x इक्वल टू A sin ओमेगा t प्लस phi, ये क्या हो गया, ये हो गया रिजल्टेंट वेव इक्वेशन, हो गया ना, रिजल्टेंट SHM। स्क्वायर एंड ऐड, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्या होगा, A स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस A स्क्वायर sin स्क्वायर phi, कितना आ जाएगा A स्क्वायर, इसको स्क्वायर करो, A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा प्लस A2 स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा प्लस A2 स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा, A2 स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा 1 होता है, प्लस A2 स्क्वायर। So what are you getting? You are getting, कोई doubt? You are getting A is equal to under root of A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos delta। Agreed? Yes, sir. ये रियल टाइम वेव का एम्पलीट्यूड, ये रियल टाइम वेव का एम्पलीट्यूड। तो रियल टाइम वेव का एम्पलीट्यूड सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता है कि फर्स्ट वेव का या फर्स्ट एसएचएम का एम्पलीट्यूड क्या है और सेकंड एसएचएम का एम्पलीट्यूड क्या है, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि जब दोनों मिले थे तो उनमें फेज डिफरेंस क्या था, जब दोनों मिले थे तो उनका फेज डिफरेंस क्या था, यानी फेज डिफरेंस के बिना हम नहीं बता सकते रियल टाइम एम्पलीट्यूड क्या हो। तो समझो इस बात को। सो रियल टाइम एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन resultant amplitude
डिपेंड्स ऑन A1 A2 एंड फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस बिना एम्पलीट्यूड नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट यहां तक में? इसका मतलब ये हुआ अगर पहला वेव साइन है दूसरा भी साइन है, दोनों सेम फेज में, तो एक उठाएगा 3 सेंटीमीटर, एक उठाएगा 2 सेंटीमीटर, 3 + 2 हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ, तो समझो ये मैक्सिमम का होगा। सो बताओ ये हो गया रिएक्टेंट एम्पलीट्यूड। तुमको पता है ये डेल्टा होगा मैक्सिमम, ए होगा मैक्सिमम इफ cos डेल्टा इज 1, मैक्सिमम cos डेल्टा का मैक्सिमम होता है 1। इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई का मल्टीपल n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 लाइक दैट। और उस केस में a की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी a1 + a2 होगी ना? यस। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इन फेज मैक्सिमा, ब्राइट फ्रिंज, लाइट में क्या बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज, साउंड में क्या बोलेंगे लाउड फ्रिंज, हीट में क्या बोलेंगे हॉट फ्रिंज। ठीक, हर वेव में होता है इंटरफेरेंस, देखेंगे बाद में A1 + A2। और अगर A की वैल्यू मिनिमम करनी हो तो cos डेल्टा हो जाएगा -1 मिनिमम, यानी डेल्टा होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और उस केस में A की मिनिमम वैल्यू आएगी, देखो A1 - A2 का होल स्क्वायर का रूट, A1 - A2 का होल स्क्वायर उसका रूट, ये हो जाएगा mod of A1 - A2, mod of A1 - A2। तो अगर हमको डेल्टा दिया है तो हम निकाल सकते हैं, नहीं भी दिया है तो ये तो बता ही सकते हैं कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगी वो इन दोनों के विद इन ही लाई करेगी, उसके बाहर नहीं जाएगी। दूसरी बात, अगर हम इसका फेज निकालना चाहें, फुल इक्वेशन निकालना चाहते हैं, इसकी फुल इक्वेशन निकालना चाहते हैं, फेज फाई निकालना, तो फाई निकालने का तरीका क्या है, हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड द टू इक्वेशन, डिवाइड द टू इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे a sin phi by a cos phi, tan phi, a sin phi by a cos phi कितना हो जाएगा a2 sin डेल्टा by a1 plus a2 cos डेल्टा। ठीक है, a2 sin डेल्टा by a1 plus a2 cos डेल्टा। तो यहाँ पे देख हमको थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि वेव ये जो है हमारा पूरा इक्वेशन डिराइव करने के बाद हमें ये दिख रहा है, ये दिखता कुछ वैसा है, कैसा वेक्टर का, वेक्टर जैसा दिखता है। तो हम इसको इसका दूसरा शॉर्टकट मेथड निकालते हैं, हम इसका दूसरा क्या करते हैं शॉर्टकट मेथड निकालते हैं, उसको क्या बोलेंगे वेक्टर मेथड। हम इसका एक दूसरा मेथड निकाल रहे हैं वेक्टर मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू शॉर्टकट मेथड, इसको बोलते हैं वेक्टर मेथड। यहां हमने दो ही वेव लिया था, हम यहाँ दो से ज्यादा वेव भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या है शॉर्टकट मेथड में, हमको इक्वेशंस दिए हुए होते हैं, ठीक। पहले हम इसको बना देते हैं, उसके बाद हम शॉर्टकट में उसको, अगर हम इसको यही करना होता तो हम क्या करते हैं, हमारा पहला इक्वेशन क्या था, हमारा पहला इक्वेशन था x1 = a1 sin ओमेगा t, दूसरा था x2 = a2 sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। तो हम क्या कह रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं, हम यहाँ एक लाइन बना रहे हैं और हम इस लाइन को कह रहे हैं रेफरेंस लाइन। ये जो लाइन है ये एंगल कौन सा, बेसिक एंगल है ओमेगा टी, इसको हम क्या बोल रहे हैं रेफरेंस लाइन। ये एंगल किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, कौन से एंगल पे, ओमेगा टी, दिस एंगल इज ओमेगा टी, इसको हम रेफरेंस लाइन मान रहे हैं। पहला जो वेक्टर है, पहला जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे a1 और ओमेगा टी के साथ कितना बना रहा था 0, ओमेगा टी के पे लाई कर रहा है। तो पहला एक वेक्टर बनाते हैं यहां से यहां तक, पहला एक वेक्टर बनाते हैं यहां से, जिसकी मैग्नीट्यूड लेंगे इसकी एम्पलीट्यूड के बराबर, यानी a1
और इसकी डायरेक्शन लेंगे तो ओमेगा टी के साथ कितना बना रहा है, 0, ओमेगा टी के साथ ओवरलैप कर रहा है। दूसरा जो x2 वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड है a2, उसकी मैग्नीट्यूड है a2, और ये ओमेगा टी के साथ प्लस डेल्टा बना रहा है, ये ओमेगा टी के साथ क्या कर रहा है, प्लस डेल्टा बना रहा है। देखो इसकी मैग्नीट्यूड है a2, इसकी मैग्नीट्यूड है a2 सिर्फ ये, और ये एंगल प्लस डेल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, माइनस डेल्टा होता तो क्लॉकवाइज, यहां से एंगल कितना बना रहा है, प्लस डेल्टा। तुम चाहते तो इसी वेक्टर को यहां भी प्लेस कर सकते हो पैरेललोग्राम लॉ से, और हमको इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है, तो जो रियल्टन वेक्टर बनेगा वो यहां बनेगा, हमारा रियल्टन वेक्टर जो है वो यहां बनेगा। कहां बनेगा, we are going to get our रियल्टन वेक्टर here। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे हमारा रियल्टन वेक्टर यहां बनेगा। दिस इज द रियल्टन वेक्टर, ये होगा रियल्टन एसएचएम। अगर इसकी मैग्नीट्यूड a है और ये एंगल फाई है, अगर इसकी मैग्नीट्यूड a है और इसकी एंगल फाई है, तो तुम इसका इक्वेशन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, रियल्टन वेव का इक्वेशन क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं रियल्टन वेव इक्वेशन इज, रिजल्टेंट वेव इक्वेशन x is equal to a sin ओमेगा t प्लस फाइव। देखो इसका इक्वेशन क्या था, a1 sin ओमेगा t प्लस 0, इसका कितना था a2 ये sin ओमेगा t प्लस डेल्टा, इसका क्या होगा a sin ओमेगा t प्लस 5, ओमेगा t के साथ कितना बना रहा है 5, जितना एंगल बना रहा है वो यहां डालते हैं, जो एंगल बना रहा है इस लाइन के साथ उसको यहां डालते हैं, और जो लेंथ है वो यहां डालते हैं। तो ये हो गया रियल्टेंट वेव का इक्वेशन। तो तुम इसको इससे बना सकते हो, किससे बना सकते हो, तुम इसको बना सकते हो यूजिंग योर वेक्टर मेथड। तुम ऐसा भी कर सकते हो कि तुमको इन तीनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको आई कैप जे कैप में लिख के जोड़ दो। जैसे इसको लिख दोगे क्या चीज, ये वेक्टर क्या है a1 आई कैप, ये कितना है a2 cos डेल्टा आई कैप प्लस a2 sin डेल्टा जे कैप। या तुम ये भी कर सकते हो कि a का x निकाल लो, सारे x का समेशन निकाल लो, सारे x कंपोनेंट का समेशन, इसको x मान लो, तो क्या आएगा बताओ, a1 प्लस a2 cos डेल्टा आएगा, और सबके y का निकाल लो, इसका y तो था ही नहीं, ये तो x में है, 0 प्लस a2 sin डेल्टा हो जाएगा। जो तुम्हारा a आएगा वो होगा अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर होगा, और जो तुम्हारा 5 आएगा, 5 ये tan 5 कितना हो जाएगा बताओ, tan 5 जो है दैट इज गोइंग टू बी ay by ax होगा ना। यस सर। अब जो तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा ये बता देता हूं, इससे जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें तुमको ये नहीं करना है, उसमें तुमको करना है समझ लो, वो पिक्टोरियली बनेगा, वो ग्राफ जब तुम डायग्राम ड्रॉ करोगे अपने आप बन जाएगा। जो कैसे, जब तुम डायग्राम ड्रॉ करके तुम इस मेथड को एक्सटेंड कर सकते हो पॉलीगन लॉ में भी, इट कैन बी यूज्ड फॉर सुपरपोजिशन ऑफ any number of SHMs, कितने नंबर ऑफ SHM को तुम जोड़ सकते हो वेक्टर मेथड से। बट याद रखना, तो अगर ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी तुमको पता है तो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी से या कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम से पूछे जाएंगे, और पूछा जाएगा ही जाएगा, बता देता हूँ। चैप्टर भले जो है बदल जाएगा, पूछा जाएगा ही जाएगा, बता रहा हूँ कैसे। यहाँ किसी कोई डाउट है, मैं इसका इलस्ट्रेशन लूंगा वेक्टर मेथड। अब देखो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें क्या हो गया, जो तुम डायग्राम बनाओगे अपने आप बन जाएगा, जब तुम डायग्राम बनाओगे अपने आप बन जाएगा।
कैसे बनेगा देखो, अगर मान लो तुमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है x1 is equal to a sin omega t, x2 is equal to a sin omega t plus 2 pi by 3, x3 is equal to a sin omega t minus 2 pi by 3। अरे ये तीनों सुपर इंपोज करेंगे, अगर ये तीनों सुपर इंपोज करेंगे तो बताओ इनकी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगी, कितनी होगी बताओ, किसी को पता है? 3 ये रेफरेंस लाइन है ओमेगा टी, ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा वेक्टर उसके साथ 120 डिग्री पे है, दूसरा उसके साथ 120 डिग्री पे है, इसकी एम्पलीट्यूड भी यही है और ये एंगल 120 डिग्री, सही है ना। तीसरा जो है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है ए, उसकी मैग्नीट्यूड है ए और उसका डायरेक्शन है -120 डिग्री या 240 भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसकी मैग्नीट्यूड भी यही है और ये एंगल जो है 120 डिग्री। रिलेशन क्या होगा बताओ? जीरो, कुछ नहीं करना। nth रूट ऑफ यूनिटी जब भी हो, nth रूट ऑफ यूनिटी जब डायग्राम बनाओ क्वेश्चन बन जाएगा, इसको याद रखना डायग्राम। अब समझो, अगर मैं क्वेश्चन को पूछना चाहता किसमें, अगर मैं क्वेश्चन पूछना चाहता वेव ऑप्टिक्स में तो क्या पूछता, मैं कहता कि E1 वेक्टर इज इक्वल टू E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, E2 इज इक्वल टू E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 2 pi by 3, E3 is equal to E naught sin kx minus omega t minus 2 pi by 3। ये तीन लाइट है, ये तीन लाइट है जो तीन सोर्सेज से आके इंटरफेयर कर रहे हैं। बताओ वहां ब्राइटनेस कितनी होगी और वहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी, तो जीरो होगी, समझ रहे हो? उसमें kx को बेसलाइन, kx माइनस ओमेगा टी को बेसलाइन लेंगे, क्या चीज 0 ही होगी वापस, या डार्कनेस होगा, हाँ डार्क होगा। सुनो, तीन लाइट आ रहे हैं बट एक दूसरे को खा जा रहे हैं, वहां जीरो एम्पलीट्यूड होगा। यही चीज मैं तुमसे पूछना चाहता साउंड वेव में, तो पूछता P1 इज इक्वल टू P नॉट 1 sin kx माइनस ओमेगा टी, P2 इज इक्वल टू P नॉट 1 sin kx माइनस ओमेगा टी। यहाँ P की जगह E की जगह P डाल देता, प्रेशर, एक्सेस प्रेशर। या अगर मैं स्ट्रिंग में चाहता पूछना वेव्स ऑन स्ट्रिंग में, तो मैं यहाँ पे क्या दे देता, यहाँ में दे देता y, यहाँ में क्या दे देता y दे देता, y इज इक्वल टू a, y है हाइट ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की हाइट, उसके मीन पोजीशन। ये मैं एसी में पूछना चाहता, एसी में तो मैं क्या करता, एक रेजिस्टेंस है उसमें तीन सोर्सेस ने लाइट भेजा, तीन सोर्सेस ने लाइट भेजी, ये भेजा करंट भेजा, तीन बैटरी लगा दिया, बैटरी नहीं कहेंगे, हमने तीन एसी सोर्स लगा दिए, हमने इसमें तीन एसी सोर्स लगा दिए हैं सीरीज में। एक की इक्वेशन है V1 इज इक्वल टू V नॉट साइन के साइन ओमेगा टी, दूसरी की V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3, एंड तीसरी की V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाय 3, सब कुछ सेम है, एक में 0 प्लस 2 पाई बाय 3, तो यहाँ पे करंट जीरो हो जाएगा, करंट जाएगा ही नहीं, करंट जीरो हो जाएगा। तीन सोर्स है लेकिन करंट जीरो होगा, क्योंकि ये फेजर पे चलता है। एसी भी साइन फंक्शन ही होता है, अल्टरनेटिंग करंट भी साइन फंक्शन ही होता है, इसीलिए वहां पे सारे एनालिसिस एसएचएम के एज इट इज वैलिड है, ठीक है, याद रहेगा।
यस सर। अब देखो, अगर मुझसे कोई और क्वेश्चन पूछा गया इस टाइप से, कैसे पूछा गया, x1 is equal to a naught sin omega t, x2 is equal to a naught sin omega t plus पाई बाय 2 या cos, यहाँ सीधे में cos भी डाल सकता था। x3 is equal to a naught sin omega t plus पाई, x4 is equal to a naught sin omega t plus 3 पाई बाय 2। अब मैं इसको चेंज कर दूं थोड़ा, इसको मैं कर दे रहा हूं हाँ 5 4। हाँ बताओ, इन चारों का रिजल्टेंट वेक्टर जो बनेगा, वेव बने, उसकी इक्वेशन क्या होगी? ये चार वेव इंटरफेयर करेंगे, जो उसकी रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी फुल इक्वेशन लिखनी है, फुल इक्वेशन। 3 रूट क्या बोलते हैं, 3 रूट 2 a नॉट sin ओमेगा t प्लस 5/4। सर 5 रूट एम्पलीट्यूड क्या होगा? एम्पलीट्यूड क्या और होता है? 5 हो गया, 5 हाँ ठीक है, सही है, कर लो, नो प्रॉब्लम। देखो, हमने इसको मान लिया है ओमेगा टी को रेफरेंस लाइन। पहला वेव 5 a नॉट है, इस पे लाई कर रहा है। दूसरा 4 a नॉट है, इसके साथ प्लस 90 पे है। तीसरा a नॉट है, इसके साथ एंटी पैरेलल है, पाई बना रहा है। चौथा 270 बना रहा है, a नॉट ही है। इन तीनों वेक्टर को ऐड करना है। इन दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा? इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा 4 a नॉट। और इन दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा? 3 a नॉट। रिजल्टेंट ये हो जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा, ये रिजल्टेंट। और ये एंगल बनेगा 37 डिग्री, और ये बन जाएगा कितना? 5 a नॉट हो जाएगा ना? यस सर। तो इक्वेशन हो जाएगा 5 a नॉट sin ओमेगा t प्लस 37 डिग्री। तो अब ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज होता है जो कि तुमको पता होगा, मुझे उसका वो तो याद नहीं है, बट तुम लोग का मैथ थोड़ा बहुत मैं बता सकता हूँ। कभी कभी क्या करता है, एन वेव्स को इंटरफेयर कराता है, एन वेव्स को, और एन वेव्स को इस तरह से इंटरफेयर कराता है, ऐसे करता है। क्या करता है देखो, कभी कभी एन वेव्स को इंटरफेयर कराता है, उसमें एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है जो मुझे याद नहीं है पर तुम लोग को याद होगा। साइन ए प्लस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस 2b प्लस साइन ए प्लस 3b, यानी इसके जो एंगल है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अप टू एन टर्म्स, उनका एक सम का एक फॉर्मूला आता है क्या? यस सर। यस सर। तो अगर तुमसे ये पूछा है, इसको एकदम याद कर लेना। साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ओमेगा टी प्लस 2 डेल्टा प्लस 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 साइन ओमेगा टी प्लस n माइनस 1 डेल्टा। ठीक है, ये जो सम होता है फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 होता है, साइन ऑफ आएगा ना, sin a प्लस n माइनस 1। a प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 होता है। फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इनटू साइन n बीटा बाय 2। सर वो n माइनस 1 b बाई 2 होता है सर, पूरे पे बाई 2 नहीं होता। n माइनस 1 सर वो 1 डेल्टा बाय 2 होगा, पूरे पे नहीं होगा। पूरे पे 2 नहीं होगा। ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस, सर सही लिखा था सर आपने। तो वही चाहिए ना उसको जीरो करने के लिए। हाँ सर।
तो जो चौथा सोर्स, जो लाइट सोर्स या साउंड सोर्स, उसको ऑन करने से डार्कनेस हो जाए, उसका इक्वेशन कैसे निकालोगे? वही जो रिजल्टेंट वेव निकला था, रिजल्टेंट इक्वेशन जो था, उसमें खाली क्या करना, एम्पलीट्यूड सेम रखना, खाली उसके फेज में पाई और जोड़ देना, 180 डिग्री और जोड़ देना। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे अगर मान लो कोई इक्वेशन है x इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस डेल्टा, या कुछ भी है, हमको एक दूसरा सोर्स बनाना है जो उसके साथ मिलके इसको खत्म कर दे, जीरो कर दे। तो हम क्या करेंगे, x डैश को बोलेंगे, वही एम्पलीट्यूड, सब कुछ वही, खाली क्या करना है, यहाँ पे पाई जोड़ देना। पाई का मतलब ये अपने आप यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। जैसे ये साइन थीटा प्लस पाई माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस पाई भी माइनस कॉस थीटा होता है, तो दोनों को जोड़ोगे तो जीरो आ जाएगा। खाली इसके फेज में पाई जोड़ने मतलब क्या है, ये अगर इस तरह से था, पहला वाला इस तरह से था, फेज में पाई जोड़ने का मतलब है इसको एक्स्ट्रा 180 डिग्री घुमा दें, तो एक दूसरे का नेगेटिव बन जाएगा ना। यस सर। सर ठीक है, चलो हम अब दूसरे केस पे आ रहे हैं। दूसरा केस है, अगर डायरेक्शन सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, अगर डायरेक्शन सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, इनको बोलते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेस, इनको बोलते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेस। तो अगर डायरेक्शन सेम है, सेकंड केस, केस 2, सेम डायरेक्शन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन एंड डिफरेंस फ्रीक्वेंसी, देखते हैं कैसे होगा। तो हमारा ये कहना है कि मान लो x1 की वैल्यू दी हुई है a, मान लो x1 की वैल्यू दी हुई है हमें a1 sin ओमेगा 1t, x2 दी हुई है a2 sin ओमेगा 2t। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 सेम नहीं है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 सेम नहीं है। अगर एक दूसरे का मल्टीपल है उसको बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन। क्या बोलते हैं? हार्मोनिक फंक्शन। एक काम करते हैं, तो ठीक है, दोनों के हमारी एम्पलीट्यूड भी एक ही मान लेते हैं, ए और ए। तो ये बताओ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2, x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2, यही आ जाएगा a sin ओमेगा 1 t प्लस sin ओमेगा 2t। तो क्या होगा बताओ? तो क्या होगा अगर फेज के टर्म में देखें, ऐसा होगा, अगर फेजर के टर्म में देखें तो ऐसा होगा। ये ओमेगा 1 से घूम रहा है और ये ओमेगा 2 से घूम रहा है, ये ओमेगा 1 से और ये ओमेगा 2 से, ये इन दोनों बीच का एंगल है। बिकॉज ओमेगा 1 और ओमेगा 2 सेम नहीं है, उनके बीच का एंगल चेंज होगा, उनके बीच का म्यूचुअल जो है एंगल क्या होगा, चेंज होगा ना। यस सर। होगा क्या कि ये जो दोनों बीच में एंगल को दिख रहा है वो वेरी करेगा टाइम के साथ। इनफैक्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डेल्टा इज ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ये बता रहा है स्मॉल टाइम dt में ये मूव कर जाएगा एक्स्ट्रा यहां से, इसका टोटल एंगल जो है चेंज हो जाएगा बाय अबाउट ओमेगा 1 डेल्टा टी, इसका हो जाएगा ओमेगा 2 डेल्टा टी। तो डिफरेंस जो है वो चेंज होगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डेल्टा टी। अगर हम यहाँ पे देखें तो डेल्टा इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेरीज विथ टाइम। देयरफॉर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 into a cos delta also varies with time. This varies with time. Therefore तुमको यहाँ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा, एक ही पॉइंट पे कहीं मैक्सिमा है, कुछ देर बाद मिनिमा हो जाएगा। तुम ये समझ सकते हो कि एक तरह से इसको क्या लगेगा कि हम रेस्ट पे हैं, ओमेगा 2 को क्या लगेगा, पार्टिकल इस पॉइंट 2 को क्या लगेगा कि हम रेस्ट पे हैं, और पॉइंट 1 सिर्फ मूव कर रहा है किस रेट से, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 से। रिलेटिव जो है वेलोसिटी क्या है, ओमेगा 1 माइनस
ओमेगा 2 इंटू। तो ये इसको लगेगा कि हम फिक्स्ड हैं और ये यहां से पहले दूर गया, यहाँ पे क्या होगा बताओ, डिस्ट्रक्टिव क्यों होगा, फेज डिफरेंस कितना है पाई, फिर ये घूम के जब यहाँ पहुंचेगा ओवरलैप करेगा, फिर क्या होगा कंस्ट्रक्टिव। तो कभी कंस्ट्रक्टिव कभी डिस्ट्रक्टिव, एक ही पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव होगा डिस्ट्रक्टिव भी होगा। ये कहाँ होता है, बीट्स में होता है। ये कहाँ होता है, बीट्स में। जब बीट होता है तो बीट में एक ही पॉइंट पे समय के साथ इंटेंसिटी बढ़ता है फिर घटता है, बढ़ता है फिर घटता है। इसको वैक्सिंग एंड वेनिंग, वैक्सिंग मतलब होता है बढ़ना, वेनिंग मतलब होता है घटना। वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। यही चीज होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव में, एएम वेव में। जब हम एएम करते हैं, एएम जो एम्पलीट्यूड होता है मॉड्यूलेशन, यही होता है एनवेलप डिटेक्टर में। देखते हैं कैसे, तो याद रखना, तो ये समय के साथ वेरी करेगा तो ये हो जाएगा, देखो अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 2, देखो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस कॉस डेल्टा। इसको तुम लिख सकते हो, ये क्या होगा 2 cos स्क्वायर डेल्टा बाय 2, ये हो जाएगा 2a cos स्क्वायर डेल्टा बाय 2। तो समझो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो है 2a cos स्क्वायर डेल्टा बाय 2। सर हम cos जानते हैं डेल्टा, Cos रहेगा ना? क्या चीज, cos डेल्टा बाय 2 होगा ना, अंडर रूट से बाहर निकल। cos डेल्टा बाय 2 विद मान रूट लिए थे ना। हाँ, अब समझो इस बात को, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है, 0 से 2a तक लाई कर रही है, 0 से लेकर 2a तक लाई कर रही है। नाउ लाई करती है। पर इस केस में होगा क्या, अगर हम इसको स्क्वायरिंग कर दें तो इंटेंसिटी किसी वेव की जो होती है प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी 4i, पढ़ेंगे इसको हम लोग। रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। जो वेव में पढ़ेंगे इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर कर दो, 4i0 cos स्क्वायर डेल्टा बाय 2। तो यार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो डेल्टा कितना होगा, 0। ये 4i0, जहां मैक्सिमा बनता है वहां इंटेंसिटी इंडिविजुअल इंटेंसिटी का 4 गुना होता है। जहां पर मिनिमा बनेगा cos डेल्टा क्या हो जाएगा, ये कितना है, पाई हो जाएगा। तो पाई बाय 2, बताओ cos स्क्वायर पाई बाय 2 तो 0, वहां इंटेंसिटी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर वो इनकोहेरेंट सोर्स, इस टाइप के सोर्सेस को क्या बोलते हैं, ओमेगा 1 इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 2, इनको हम बोलते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेस। यहां पर क्या होगा, एट सेम पॉइंट इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड और पावर वेरीज पीरियोडिकली। एक ही पॉइंट पे किसी मोमेंट पे फेज, एक ही पॉइंट पे किसी मोमेंट पे फेज डिफरेंस है 0, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं 0, वहां कंस्ट्रक्टिव दिया, थोड़ी देर बाद फेज डिफरेंस क्या हो गया 90, फिर हो गया 180, एकदम 0 हो गया, फिर आया, फिर मैक्सिमम होगा, फिर मिनिमम होगा। जब भी एंटी पैरेलल रहेगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जब भी ओवरलैप करेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जब भी ये वेक्टर घूमते हुए में, ये दोनों वेक्टर घूम रहा है बट इसके रिलेटिव में ये घूम रहा है, कभी ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे और कभी ये दोनों क्या होंगे, दूर चले जाएंगे, तो उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चलता रहेगा। तो याद रखना, इसमें जो होता है एट सेम पॉइंट इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड वेरीज पीरियोडिकली वेरी करता है। पीरियोडिकली वेरी करने से क्या जो है होता है, जब इंटेंसिटी वेरी करता है तो हम यहाँ पर एवरेज वैल्यू लेते हैं। क्या करते हैं, ये इतना तेजी में फ्लक्चुएट करता है, इतना फास्ट फ्लक्चुएट करता है, हमको इसका एवरेज वैल्यू दिखाई देता है। इसको हम ले लें तो आई एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर फंक्शन क्या होता है, क्या बताइए, 1/2। 1/2, तो कितना आ गया, 2i0 आ गया ना। यही कारण है कि जब हम अपने घर में एक ट्यूबलाइट जलाते हैं तो देखते हैं रोशनी कुछ है, दूसरा ट्यूबलाइट जलाते हैं हम कहते हैं इंटेंसिटी डबल हो गई। क्यों कहते हैं, कि दोनों इनकोहेरेंट सोर्सेस। हम एक कैंडल जलाते हैं तो जितना रोशनी मिलता है, 2 कैंडल होगा उसका डबल रोशनी मिलता है। क्यों मिलता है,
क्योंकि वो दोनों इनकोहेरेंट सोर्सेस, इनकोहेरेंट सोर्सेस में हम क्या करते हैं, सिंपली इंटेंसिटी को जोड़ देते हैं, कुछ नहीं, कोई मैक्सिमा नहीं, कोई मिनिमा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे कुछ दिखने से पहले बदल जाता है, 1 सेकंड में 10^8 बार पैटर्न बदलता है, कुछ दिखता नहीं। ठीक, अब समझो, हम अगर इस इक्वेशन को देखें, जिसको हम लिख सकते हैं साइन a प्लस बी है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी बाय 2 कॉस a माइनस बी बाय 2, इसको हम क्या लिखेंगे? यहाँ किसी को डाउट है? सो देखिए, इनकोहेरेंट सोर्सेस के केसेस में जहां पे फ्रीक्वेंसी सेम ना हो, डायरेक्शन सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, वहां पे क्या होता है? हम आ रहे हैं बीट्स और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, ये सब हम फिर से रिपीट करेंगे, बट ये बहुत बार रिपीट होगा, ये बहुत बार रिपीट, ठीक है? तो व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर सेइंग दैट हम इसको, हमने इक्वेशन लिख लिया, एक था ओमेगा 1, एक था ओमेगा 2, अब हम इसको अगर लिखते हैं तो इस तरह से आता है, क्या होता है? 2 साइन a प्लस b बाय 2 इंटू t cos a माइनस b बाय 2 इंटू t। कॉस वाले के अंदर सीधे उसको डेल्टा बाय 2 लिख दे। क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, अब समझिए इस बात को, इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय 2 इंटू t इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। अच्छा, मान लो मेरे पास एक इक्वेशन इस टाइप से, किस टाइप से, ये एक इक्वेशन है मेरा ऐसे, ये 2 है, इसकी इक्वेशन है साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2 इंटू टी, ठीक है? जो बोल सकते हैं ओमेगा एवरेज, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इस पूरे को बोल सकते हैं ओमेगा एवरेज, और 2 है इसकी एम्पलीट्यूड है, और 2 है इसकी एम्पलीट्यूड। अगर मैं इसको यहां लिख देता हूं, अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, ये एम्पलीट्यूड आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा हाफ, जहां जहां जो हाइट है वो हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगी। एग्रीड? Yes, sir. ठीक सर। अगर मैं इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? हाफ हो जाएगा, हाफ बाय हो 2 जाएगा। a by 2। हाँ, मतलब कि कहने मतलब जब मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जब मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ 1/2 पे, ये, और इस बाउंड्री के ऊपर मैं इसी वेव को बना दूंगा, ये करूंगा ना। जब मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं a और माइनस से एक लाइन खींचूंगा, और सेम वेव को बिना टाइम पीरियड चेंज किए, इसको बना दूंगा। सही है? Yes, sir.
अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड को हाफ कर दिया, यहाँ पे भी इसको हाफ कर दिया, और यही वेव, क्योंकि मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ, ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स, बट फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको अपर लाइन मान, जैसे ये था अपर लाइन और लोअर लाइन था ना, ये नया अपर और लोअर लाइन यही वेव बना दो, ये करूंगा ना, हाँ सर। ठीक है ना। हाँ सर। अब ये बताओ, मैं अगर t इक्वल टू 0 पे इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं t इक्वल टू 0 पे इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और t इक्वल टू फिर कुछ और टाइम 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो अलग अलग पॉइंट पे हाइट अलग अलग रहेगी। हाँ, मतलब उस इंटरवल के हिसाब से बदलते जाएगी वो। हाँ, बदलती जाएगी। तो जब तुम इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, cos ω1 माइनस ω2/2 इनटू t, जब तुम इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो जिसकी वैल्यू -1 से +1 लाई कर रही है, तो इसकी बाउंड्री पे जो यहाँ क्या बचा, ये बाउंड्री बनाए थे ना, ये अपर और लोअर बाउंड्री, ये मल्टीप्लिकेशन की बाउंड्री थी। एम्पलीट्यूड को जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो होती है आउटर बाउंड्री, उसके ऊपर ये वेव बनता है ना। यस सर। हाँ, तो तो अब ये +2 से -2 तक लाई करेगी ना। क्या चीज, अब ये फाइनल वेव जो रहेगी वो +2 से -2 तक लाई करेगी। तो अब तुम्हारी ये जो होगी, जब cos से मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से बनेगा। देखो, जब तुम इसको cos से मल्टीप्लाई करोगे, तुम पहले cos फंक्शन बनाओगे, कौन सा cos फंक्शन बनाओगे, तो cos फंक्शन तुम्हारा, या इसको 2a से मिला दो, 2a cos दिस, इस पूरे को एक मान लो, इस इक्वेशन को बनाओगे तो ये बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। जिस टाइप से, अब इसकी बाउंड्री पे ये जाएगा, बता रहा हूं कैसे, फिर से बना रहा हूं इसको, वो तो समझाने के लिए बनाया था। देखो, तो हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, हम इस इक्वेशन को लिखना चाह रहे हैं इस तरह से, 2a sin ω1 प्लस ω2/2 इंटू t cos ω1 माइनस ω2/2 इंटू t। तो समझिए सर ये उसको जो Δ/2 लिख दो ना। क्या चीज, बोल रहा हूँ उसको Δ/2 लिख दो ना cos के अंदर सीधे। इसको हाँ। डाल देंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा फिर, ठीक है। कांस्टेंट कैसे हो जाएगा, वेरी करंट नहीं मतलब डेल्टा तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना। डेल्टा, अरे उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। डेल्टा लिखा है ना वहाँ पे, उसको तो डेल्टा डिफरेंस Δ/2 चेंज रहेगा। ओमेगा बोले, डेल्टा मतलब हुआ एंगल, इसको तुम डेल्टा ω/2 लिख सकते हो, वो तो ठीक है, समझ में आ रहा है। x और x का डिफरेंस x के टर्म में लिखाएगा, y के टर्म में नहीं लिखाएगा। नहीं नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जैसे कि आपने जब लास्ट टाइम फेजर बनाया था ना, तब एक वेव की ω1 ली थी, ω1 टाइम t एक पर्टिकुलर टाइम पे, और दूसरे की ω2t ली थी, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस को डेल्टा लिख दिया था। ठीक है, अरे तो यहाँ पे टाइम के साथ भी तो वो कांस्टेंट ही रहेगा डेल्टा, तो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ω1 माइनस ω2 इंटू टी। मैंने पर आपकी आवाज नहीं आ रही। ω2 इंटू t को बोला था डेल्टा x, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है सर, हाँ दिख रहा है दिख रहा है। अब करना क्या है समझो, तो 2a cos ω1 माइनस ω2/2 इंटू t sin ω1 प्लस ω2/2 इंटू t, इसको हम बोल रहे हैं SHM। ये क्या है, SHM पार्ट है, और ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मतलब हम बोल रहे हैं SHM ये है, और ये जो होल थिंग है ना, ये इसकी एम्पलीट्यूड है। ये क्या है, इसकी एम्पलीट्यूड है। हमारा ये इक्वेशन आ रहा है इस तरह से, देखो व्हाट वी आर गेटिंग इज दैट
हम सबसे पहले ये जो है, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, ये डिटरमाइन करता है एनवेलप। क्या डिटरमाइन करता है? एनवेलप। एनवेलप का मतलब क्या हो गया? आउटर बाउंड्री। तो हम यहाँ एक आउटर बाउंड्री बना रहे हैं कॉस फंक्शन। ये हो गया आउटर बाउंड्री, ठीक है। ये कौन सा फंक्शन है? ये 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 इंटू टी। ये आउटर बाउंड्री। इसके ऊपर अब ये वेव बनेगा। कौन सा? ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वैल्यू डिटरमाइन करेगी कि एम्पलीट्यूड क्या है। जहां इसकी वैल्यू मान लो -1 या +1 है, जहां इसकी वैल्यू -1 या +1 है, वहां कितना होगा? 2a होगा। और जहां इसकी वैल्यू 0 है, वहां 0 होगा। जहां 1/2 है, वहां पे क्या होगा? इसका हाफ हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, देखो ऐसे। जो तुमको एनवेलप दिख रहा है, जो तुमको इसमें एनवेलप दिख रहा है, इसकी ओमेगा जो है छोटी है। एनवेलप जो दिख रहा है तुमको, इसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2। और जो तुमको ये वेव दिख रहा है इसके भीतर में रेड वाला, उसकी जो ओमेगा है वो है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 इंटू 2। इसका मतलब है इसका ओमेगा ज्यादा है, इसका टाइम पीरियड कम होगा। इसका ओमेगा ज्यादा है, इसका टाइम पीरियड कम होगा। इसका ओमेगा कम है, इसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। अब समझो इस बात को। अगर हम जानना चाहते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इस पूरे को क्या बोल रहे हैं? एम्पलीट्यूड। इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। पहली बार कम्युनिकेशन सिस्टम में इसमें क्या है होता क्या है? जो एम्पलीट्यूड है वेव का, वो वेरी कर रहा है डिपेंडिंग ऑन द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2। तो एम्पलीट्यूड हर पॉइंट पे, यानी यहाँ पे इंटेंसिटी समझो, यहाँ इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ इंटेंसिटी कितनी होगी? 0। फिर इंटेंसिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा। फिर क्या हो जाएगी? 0। इंटेंसिटी वेरी करती है, इंटेंसिटी वेरी करती है। समझो, जहां पर इसकी वैल्यू एनवेलप की वैल्यू 0 है, उसको क्या बोलेंगे? जहां पर ये वैल्यू 0 है, ये टोटल वैल्यू कॉस की 0 है, उस पॉइंट पे क्या बोलेंगे? कि एम्पलीट्यूड है ही नहीं। यदि वहां पे क्या हो गया? वैनिश कर गया। वहां पे दोनों वेव क्या हो गए थे? एंटी पैरेलल थे उस टाइम पे, तो दोनों एक दूसरे को क्या किए? कंज्यूम कर गए, खा गए। तो वहां पे साउंड या लाइट होगा ही नहीं। नोड। ठीक है। अब देखो, तो यहां पे अगर तुम इंटेंसिटी की बात करो, इंटेंसिटी होता है प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। यानी कि ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2। और तुम जानते हो कॉस स्क्वायर फंक्शन को तुम क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर फंक्शन को तुम लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा टी। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2। या तुम ये जानते हो कि जो कॉस का टाइम पीरियड होता है, उसको कॉस स्क्वायर का टाइम पीरियड हाफ होता है। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बताओ, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर फंक्शन है, ये हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 इंटू 2। होगा ना? हाँ। वापस बता दो प्लीज। क्या चीज? ये एम वेव के नीचे जो लिखा है जो। अच्छा, देखो इसको बोलते हैं एम वेव। पढ़ेंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में क्या होता है, या बीट फ्रीक्वेंसी, दोनों में क्या होता है? टू वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इंटरफेयर। ठीक। इन द केस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, एक को बोलते हैं मैसेज वेव, एक को बोलते हैं कैरियर वेव। मैसेज वेव की फ्रीक्वेंसी कम होती है, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। उसको उससे मिक्स किया जाता है। उसके बहुत सारे कारण है क्यों मिक्स किया जाता है, जो हम डायरेक्टली वेव को नहीं भेज सकते हैं। तो वहां पर हम क्या करते हैं? कैरियर वेव के ऊपर उसको मर्ज करते हैं। ठीक। तो वहां हमको एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव मिलता है।
वहां को एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव मिलता है। दूसरा जो हमारा लाइट है, जो हमारा क्या है साउंड है, साउंड के केस में क्या होता है, और टू वेव्स एक जगह पे आए हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो बट सॉरी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस हो, तो एक ही पॉइंट पे हम अगर कान लगा के खड़े हैं, हमको आवाज पहले बढ़ता है लाउडनेस, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है। इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पीरियोडिकली इंटेंसिटी के बढ़ने और घटने को हम कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है समझो। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है और बीट्स क्या होता है। बीट्स होता है पीरियोडिकल और टाइम वेरिंग वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विथ टाइम एट सेम पॉइंट। किसी एक ही पॉइंट पे समय के साथ इंटेंसिटी बढ़े और घटे, उसको बोलते हैं हम लोग। तो एक बार में मान लो 1 सेकंड में 10 टाइम्स ये हो रहा है, एक सेकंड में अगर 10 टाइम्स हमको मिनिमम मिल रहा है या मैक्सिमम मिल रहा है, हम बोलेंगे उसकी बीट फ्रीक्वेंसी 10 है। तो समझो, तो इंटेंसिटी जो होती है किसी भी वेव की, हम अभी वेव पढ़ेंगे तो देखेंगे, प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। यानी कि इसकी एम्पलीट्यूड तो ये है, यानी इसकी जो एम्पलीट्यूड होगी वो हो जाएगी प्रोपोर्शनल टू ये पार्ट, एम्पलीट्यूड पार्ट, तो 2a cos omega 1 minus omega 2 by 2 into t का होल स्क्वायर, that would become 4i naught cos square omega 1 minus omega 2 by 2 into t। तो ये बताओ cos स्क्वायर ओमेगा टी, अगर एक फंक्शन है cos स्क्वायर ओमेगा टी, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, ओमेगा या 2 ओमेगा? 2 ओमेगा। 2 ओमेगा है, 2 ओमेगा क्योंकि स्क्वायर है, चाहे -1 हो या +1। cos के केस में -1 और +1 में फर्क है, cos स्क्वायर के केस में कोई फर्क नहीं। तो यहां पर क्या होगा, देखो हम कह सकते हैं इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसका, ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन, एग्रीड ना, ये हो जाएगा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ omega 1 minus omega 2 by 2 into 2, and that will become equal to what, omega 1 minus omega 2। इसीलिए हम कहते हैं जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है, ये तो बीट की क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है क्या लिखोगे, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, क्या लिख दोगे, 2 पाई इंटू μ1 माइनस 2 पाई इंटू μ2 लिखोगे ना, यही है ना। बताओ बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, नॉट एम्पलीट्यूड, याद रखना, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी में अगर एम्पलीट्यूड जो है, अगर एम्पलीट्यूड तुम्हारा cos ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 by 2 के प्रोपोर्शनल है, तो उसका स्क्वायर जो है ओमेगा माइनस उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 होगा। इसे बीट फ्रीक्वेंसी होती है μ1 माइनस μ2 का मॉड। और एक सोर्स है, अगर एक ट्यूनिंग फॉर्क है और दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है, दोनों से साउंड एक ही पॉइंट पे पहुंच रहा है, क्या हो रहा है, दो सोर्सेस हैं, ट्यूनिंग फॉर्क है, और दोनों से साउंड एक ही जगह पे पहुंच रहा है। एक की फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, एक की 104 हर्ट्ज, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 4 हर्ट्ज। 4 हर्ट्ज। 4 हर्ट्ज का मतलब क्या है, 4 हर्ट्ज मतलब एक सेकंड में 4 बार ये पॉइंट क्रॉस हो रहा है, एक सेकंड में 4 बार ये पॉइंट, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 0.25 सेकंड है। 4 बीट्स का मतलब है कि एक सेकंड में 4 बार मैक्सिमा या 4 बार मिनिमा मिला है, एक सेकंड में 4 बार लाउडनेस या 4 बार डमनेस मिला है। तो उस केस में हम बता सकते हैं कि उस एक साइकिल में कितनी बार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है।
कितनी बार ये उसके एंटी पैरेलल हो पाया, एक सेकंड में ये रिलेटिव मोशन घूमता हुआ कितनी बार इसको जस्ट नलीफाई कर पाया, 4 बार कर पाया। ये होता है बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब। ठीक है, तो बीट फ्रीक्वेंसी उसी का। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज अगर तुम ये पूछे यहाँ पे, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस, अब समझो इसमें एक हम इसी में फूरियर भी बता देते हैं, फूरियर का एनालिसिस क्या था। अगर तुम्हारे पास कभी ऐसा कोई क्वेश्चन है, यहाँ दो चीजें समझ लो। पहला, तुमसे ये पूछा जाएगा, पहला कि अगर तुम्हें दिया हुआ x इक्वल टू a और दिया हुआ x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी या 2 ओमेगा टी प्लस a साइन 3 ओमेगा टी, क्या ये एसएचएम है? क्या ये एसएचएम है? क्या लिखा है? क्या चीज? 2 ओमेगा टी प्लस 3 ओमेगा टी। a साइन 2 ओमेगा टी प्लस a साइन 3 ओमेगा टी। हाँ, ओके सर। क्या ये एसएचएम है? It SHM or not? It is not SHM. It is not SHM. ठीक, याद रहेगा? It is not SHM. ये SHM नहीं है, पहली बात। क्यों नहीं SHM है? इसमें दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, 2 ओमेगा टी और 3 ओमेगा टी। क्यों नहीं SHM है? It has 2 frequencies. एक फ्रीक्वेंसी होता तो एसएचएम होता। तुम प्रूव कैसे करो? उसको दो बार डिफरेंशिएट करके चेक कर लो, वेनिश नहीं होगा। तुम उसको दो बार डिफरेंशिएट करके देख लेना, d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, नहीं आ रहा, ये एसएचएम नहीं है। शिफ्टिंग करके भी नहीं आएगा, इट इज नॉट एसएचएम। इट इज पीरियोडिक, यस। इट इज ऑसिलेटरी, यस। ये पीरियोडिक भी है और ऑसिलेटरी भी है। It is periodic, but periodic and oscillatory दोनों है। ठीक, तीसरा, तो पहला क्वेश्चन क्या ये एसएचएम है? तो नहीं है। क्या ये पीरियोडिक है? यस, पीरियोडिक है और ऑसिलेटरी भी है। चौथा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? थर्ड, अगर ये पीरियोडिक हम कह रहे हैं, इसका टाइम पीरियड होना चाहिए ना? यस सर। इसका टाइम पीरियड क्या होगा? पहले पार्ट का टाइम पीरियड 2 पाई बाय 2 ओमेगा, दूसरे का 2 पाई बाय 3 ओमेगा। इसका जो टाइम पीरियड कहलाता है, इस पूरे सिस्टम का जो टाइम पीरियड कहलाता है, वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ T1 एंड T2। क्या चीज? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ T1 एंड T2। इसका तीसरा जो है, समझो पॉइंट ये है, ये HCF होगा, सॉरी LCM ऑफ T1 एंड T2, यानी कि इसकी जो टाइम पीरियड कहलाएगी, दैट वुड बी इक्वल टू LCM ऑफ 2 पाई बाय 2 ओमेगा एंड 2 पाई बाय 3 ओमेगा। कितना आएगा बताओ? 2 पाई। 2 पाई आएगा। कैसे निकालते हैं? इसका न्यूमरेटर का क्या लेते हैं? सब बता दी कैसे निकालते? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, या यस सर। उल्टा? पहला वाला। ठीक है, जो भी है। जैसे समझो, अगर मेरे पास दो पेंडुलम है, दोनों मैंने एक साथ ऐसे छोड़ दिया, एक साथ इस तरह से छोड़ दिया, फर्क है दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है। एक का टाइम पीरियड 4 सेकंड, एक का टाइम पीरियड 6 सेकंड। क्या है? एक का टाइम पीरियड 4 सेकंड और एक का टाइम पीरियड 6 सेकंड। मैंने दोनों को इस तरह से छोड़ दिया, एक पॉइंट पे लाके साथ में छोड़ा है। कितने देर बाद ये फिर से इसी पोजीशन में दोनों आ जाए? 12 सेकंड। 12 सेकंड सर। 12 सेकंड।
12 सेकंड क्या है, इन दोनों का क्या है? LCM. LCM है। तो फिर से स्टेटस एकदम स्टार्टिंग वाला होगा सब कुछ पूरे सिस्टम का इन दोनों के एलसीएम पे, ठीक है। तीसरी बात ये हो गया, थर्ड बात। चौथी बात, तुमसे अगर कभी भी इसका एवरेज वैल्यू पूछता है, जो बता चुके हम, एवरेज, रूट मीन स्क्वायर, कुछ भी, एवरेज वैल्यू क्या होगा इसका? एक्स का 0, एक्स का एवरेज, इसका एवरेज, इसका एवरेज, इसका क्या होता है? एवरेज वैल्यू क्या होता है? 0। हाँ सर. इसका भी 0, तो 0 स्क्वायर कर दो। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछा है, अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछा है, इसको स्क्वायर, इसको स्क्वायर, इसको स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर का एवरेज वैल्यू क्या होगा? 1/2। इसके स्क्वायर का क्या होगा? 1/2, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वो तो करके देख सकते हो। खैर, अब ये बताओ, इसको मैं दूसरे तरीके से पूछ सकता, इसको मैं दूसरे तरीके से पूछ सकता, खाली बदमाशी करने के लिए। याद रखना, जब भी तुमको कंपोनेंट वेव्स निकालने हैं, उसको बोलते हैं उनके कंपोनेंट वेव्स। जिन वेव के मिलने से ये वेव बना है, उनके कंपोनेंट। जैसे वेक्टर में क्या होता है, दो वेक्टर कंबाइन कर नया वेक्टर, जिस तरह से दो वेव मिलके नया वेव बने, या दो एसएचएम मिलके नया एसएचएम बने। तो हमको अगर यहाँ पर ये करना होता है कि हम इसको उल्टा ही पूछ सकते थे। कैसे पूछ सकते थे? आई कैन हैव आस्क्ड लाइक दिस, आई कैन हैव आस्क्ड x इक्वल टू a ले लो कॉमन, 2 sin 5 ओमेगा बाय 2 इंटू टी cos ओमेगा 2। सही है, ये है ना, 2 sin a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2, ठीक है। तो और तुझे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिए हैं, कभी भी मल्टीप्लिकेशन तो तुमको उसको ब्रेक करना पड़ेगा, उसको एडिशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते ये दो वेव से बना हुआ है जिनका एंगुलर फ्रीक्वेंसी 5 ओमेगा 2 और ओमेगा 2, गलत हो जाएगा। वी कैन नॉट से that this wave comprises of two waves having angular frequency 5 omega by 2 and omega by 2, ये कहना गलत होगा। मल्टीप्लिकेशन नहीं कह सकते, सबको एडिशन में लाना पड़ेगा, समझ लो, सबको एडिशन में लाना पड़ेगा तब कंपोनेंट निकलेगा। तो हम कह रहे हैं कंपोनेंट वेव्स are found only if represented in addition or subtraction form। यानी तुम यहां तो बोल सकते थे ये दो वेव से बना है, 2 ओमेगा और 3 ओमेगा, और यहां तुम नहीं बोल सकते, यहां तुमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा, ये पर्टिकुलर वेव दे देगा और उसमें कितने वेव है और उनके कंपोनेंट वेव की फ्रीक्वेंसी निकालनी। आपसे हम एक पर्टिकुलर वेव दे देंगे और बोलेंगे वो किस वेव से बने हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी। तो कैसे करेंगे जरा देखो। जैसे 25 sin 40 cos स्क्वायर 5t। आपको ये बताना है इसमें कितने वेव हैं, कितने वेव मिलके ये बने हैं। 25 sin 40 cos स्क्वायर 5t। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, तुम उसको ब्रेक करना है, इसको सबको एडिशन फॉर्म में लाना है, जो प्योर एसएचएम के एडिशन फॉर्म में लाना है। तो क्या करोगे तुम सबसे पहले काम करो, इसको ब्रेक कर दे। कोई बता सकता है इसमें कितने वेव होंगे, कितने वेव मिलके ये वेव बना है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। जो लिख देते हैं 25 sin 40, इसको लिख देते हैं 1 प्लस cos 10t by 2। सही है, यस सर। इसको लिख सकते हैं 25 by 2 sin 40 प्लस, देखो sin 40 cos 10t, sin 40 cos 10t, sin 40 cos 10t,
लिख सकते हैं साइन ऑफ 14t प्लस साइन ऑफ 60, ये होगा, क्या देते हैं, देख लेते हैं, a प्लस बी बाई 2, नहीं ये माइनस होगा ना, 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन माइनस, सही है, सही है जी। साइन 40 cos साइन 40, अच्छा नहीं, एक और चीज होगा ना इसमें, चलो देख लेते हैं, 25/2 इतना कर दिए प्लस 25/2 साइन 40 cos 10t, सही है, आई थिंक सही होना चाहिए। इसको क्या करते हैं, नीचे 4 कर देते हैं, ऊपर 2 कर देते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, तो कितना आएगा देखो, आएगा 25/2 साइन 40 प्लस 25/4, क्या करें, cos 10t माइनस, सर साइन में ही आएगा। अच्छा हाँ साइन में, सही, साइन 60 साइन माइनस साइन 14t, सही है क्या, 2 cos a प्लस b बाई 2 और साइन a माइनस, उल्टा होगा, इसको ब्रेक करना है, 2 साइन a, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, हाँ तो साइन a प्लस b, प्लस साइन ए माइनस बी, अच्छा साइन a प्लस b का मतलब हो गया 14t माइनस प्लस साइन ए a माइनस, माइनस बी, तो a माइनस दिया गया माइनस है ना, तब यहाँ क्योंकि a फंडामेंटल, इसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलेंगे, ये सब 2 टाइम्स है ना, ये सब कितना टाइम्स है, फंडामेंटल कितना टाइम है, 2 टाइम है, यस सर। जितना मल्टीप्लाई, जिस जो मल्टीपल है फंडामेंटल, उसको बोलते हैं हार्मोनिक, तो क्या बोलेंगे, सेकंड हार्मोनिक, ये क्या बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक। हम देखेंगे स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, तो इसको हम इस तरह से करते हैं, तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, इसको भी इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है, चलो इस ब्रेक करने का एक वन ऑफ इलस्ट्रेशन है तुम्हारे स्टैंडिंग वेव में। स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, दो वेव वही डायरेक्शन में आ रहे हैं और दोनों इंटरफेयर करते हैं, उसमें हम इक्वेशन जो लिखते हैं वो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, जो स्टैंडिंग वेव या ऑर्गन पैटर्न में इक्वेशन लिखते हैं वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये तुम ब्रेक करोगे तुमको 2 कंपोनेंट वेव उसके निकल जाए, वो हम देखेंगे जब हम उसमें जाएंगे, ठीक है, चलो लास्ट केस, अगर दो SHM आपस में, दो SHM की अगर डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो, एक x में हो और दूसरा y में हो, तो क्या करोगे, तो कैसे दिखता है और कैसे बनता है, ठीक है, तो हम ले रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन, क्या ले रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, केस 3 या केस 2 है हमारा, 2 SHMs are in perpendicular direction, यहां 2 केस बनते हैं, एक होता है कि फ्रीक्वेंसी सेम है, एक होता है फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, एक होता है फ्रीक्वेंसी सेम, पिछली बार वही था, सेम डायरेक्शन, पिछली बार 2 केस लिए सेम डायरेक्शन, दोनों x डायरेक्शन में था, एक बार फ्रीक्वेंसी सेम, एक बार फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी सेम था वेक्टर मेथड, जब फ्रीक्वेंसी सेम नहीं था बीट्स बनता है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, तो ये हमारे सिलेबस में है नहीं, इसको बोलते हैं लिसेजियस फिगर, इसको बोलते हैं लिसेजियस फिगर्स,
फिर भी इस पे थोड़ा बता दें होगा तो। फ्रीक्वेंसी सेम हमारे सिलेबस में है, हमको उसका यूज पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है। तो देखते हैं हमारे पास क्या है। हम पहला केस ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी सेम है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मान लेते हैं x1 इज इक्वल टू है a1 sin ओमेगा t। ये x है, ये x डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन में हो रहा था SHM, एक y में हो रहा है। उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू, एम्पलीट्यूड जरूरी नहीं सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। याद रखना इन सारे केसेस हम करते क्या है, बेसिकली हमको x और y में रिलेशन चाहिए। हम क्या करते हैं, ये बेसिकली हम एलिमिनेट कर देते हैं इसको ओमेगा टी। कैसे करेंगे एलिमिनेट? हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। क्या क्या है? जो तुमने पढ़ा होगा 2D मोशन में, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, उसमें क्या करते हैं हम लोग? एलिमिनेट करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं? पैरामीटर को एलिमिनेट करते हैं। तो हम भी यहाँ पे वही करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमको इन दोनों से ओमेगा टी को, टाइम को एलिमिनेट करना है। समझो, x इज रिलेटेड टू टाइम, y इज रिलेटेड टू टाइम। टाइम को क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट पैरामीटर। हम अगर टाइम को एलिमिनेट करते हैं, x और y में डायरेक्ट रिलेशन निकाल दें, उसको क्या बोलेंगे? ट्रेजेक्टरी। वो कैसा दिखता है? तो हम क्या कर रहे हैं, यहां इसको ब्रेक करते हैं। इसको लिख सकते हैं y by a2, हम लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं y by a2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा टी साइन डेल्टा। सही है ना? बट हम यहां से ये जानते हैं, कि साइन ओमेगा टी कितना हो गया बताओ? x by a1। तो डाल देते हैं यहाँ पे, यहां से y by a2 इज, यहां से हम साइन ओमेगा टी निकाल के दूसरे में डाल रहे हैं। हम यहां से साइन ओमेगा टी निकाल दूसरे में डाल रहे हैं। साइन ओमेगा टी को क्या डालोगे? x by a1 cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा टी को क्या दोगे? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी x स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर साइन डेल्टा। सही है ना? ठीक, हमने यहाँ साइन निकाल लिया, साइन ओमेगा टी यहाँ डाल दिया, और यहाँ से यहीं से cos भी निकल जाएगा, cos को डाल दिया। अब एक काम करो, इसको उस साइड ले आओ और स्क्वायर कर दो, इसको उस साइड ले आओ और स्क्वायर कर दो। कितना आ जाएगा? x स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा प्लस y स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर माइनस 2x बाय a1 a2 cos डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। कुछ नया चीज? इसको क्या करो, ये जो टर्म है माइनस x स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, इसके साथ कॉमन कर दो। देखो ये और ये टर्म में क्या कॉमन है? x स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर कॉमन है, और cos स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा हो जाएगा 1, आ जाएगा x स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर माइनस 2 xy बाय a1 a2 cos डेल्टा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा। यही ना? सही है जी? यस सर। दिस इज ए फैमिली ऑफ इलिप्स। सर इसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि डेल्टा तो 0 है। जैसे t से थोड़ा सा बढ़ोगे ये ऐसे बढ़ेगा, t इक्वल टू 0 के बाद ये ऐसे जाएगा और फिर ये इस पे अप डाउन करेगा, ये इस पे अप डाउन करेगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। और ये एंगल जो होगा ये तुम निकाल सकते हो tan इनवर्स a2 by a1। स्लोप कितना है? a2 by a1। ठीक है। दूसरा, अगर डेल्टा की वैल्यू हो जाए पाई तो क्या होगा? फिर से ये 0, ये हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू x by a1 इज माइनस ऑफ y by a2, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ a2 by a1 टाइम्स ऑफ x। होगा ना?
Yes, अगेन स्ट्रेट लाइन, ये डेल्टा इक्वल टू 0 का केस था, ये डेल्टा इक्वल टू 0 का केस था, और ये जो है ऐसे बनेगा। अगर पाई लिए हो, अगर तुम वैल्यू क्या लिए हो, पाई लिए हो, तो t इक्वल टू 0 पे जरा देखो, वैल्यू यहाँ पाई दे दी है, ये क्या हो गया माइनस साइन पाई, यहाँ पाई देंगे जो हो जाएगा माइनस साइन पाई, ये साइन पाई, ये माइनस साइन पाई, तो ये साइन पाई और ये माइनस साइन पाई है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर 0 जब देंगे ये होगा 0, ये भी आएगा 0। जैसे 1 डिग्री लोगे, ये क्या आएगा +1 डिग्री, ये क्या आएगा -1 डिग्री, समझ रहे हो? जैसे 0 से 1 करोगे तो ये क्या होगा बताओ, +1, ये क्या होगा, होगा ना yes sir. हाँ सर। -1, यानी ये किधर मूव करेगा, t इक्वल टू 0 पे यहाँ था तो इधर मूव करेगा, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे था, और t इक्वल टू जो 1 डिग्री हुआ थोड़ा सा नेग्लिजिबल टाइम के बाद, ये x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, पहले इधर जाएगा तब ऐसे ऐसे, तो t इक्वल टू 0 से ऐसे, सॉरी t इक्वल टू 0 पे इस तरह से था, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, अब अपना, ठीक है। तीसरा, अगर डेल्टा की वैल्यू π/2 हो जाए, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, तो कितना आ गया x²/a1² + y²/a2² इज 1, होगा ना, Yes sir. दैट इज इलिप्स बनेगा, ठीक है। तो ये था डेल्टा इक्वल टू 0 पे, सॉरी पाई पे। अब चले आते हैं डेल्टा इक्वल टू इस पे, तो ये तो बनेगा भाई इलिप्स। क्वेश्चन है t इक्वल टू 0 पे ये कहां था, इस पूरे लिस्ट में t इक्वल टू 0 पे ये कहां था बताओ। t इक्वल टू 0 मतलब ये तो ये 0, x कोऑर्डिनेट हो गया 0, y कोऑर्डिनेट ये cos फंक्शन हो जाएगा ना, π/2 मतलब क्या होगा cos फंक्शन ना, यहां पर होगा। देखो t इक्वल टू 0 दोगे तो x कोऑर्डिनेट होगा 0, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम, तो ये π/2 है, ये π/2 है, यानी ये पूरा क्या बन जाएगा cos ओमेगा t, cos ओमेगा t 0 पे क्या होता है मैक्सिमम, तो जब x कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट क्या है +a2 है, यहां पे था। हाँ सर. अब ये बताओ ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, कैसे करोगे, ये साइन फंक्शन ये कॉस फंक्शन है, ये साइन फंक्शन ये कॉस फंक्शन, 0 पे तो ठीक है साइन फंक्शन है, एक साइन फंक्शन एक है कॉस फंक्शन। अब मान लो इसको 1 डिग्री करो, t इक्वल टू 0 पे एंगल था 0, 1 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 1 डिग्री, ये हो जाएगा कॉस 1 डिग्री, होगा ना। यस सर। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, साइन 1 डिग्री पॉजिटिव और कॉस 1 डिग्री सॉरी कॉस 1 डिग्री भी पॉजिटिव, ऐसे जाएगा, चलेगा ना। यस सर। इलिप्स का स्पेशल केस है सर्कल, अगर a1 a2 सेम हो जाए, इफ डेल्टा इज π/2 एंड इफ a1 इज इक्वल टू a2 दैट इज सर्कल, तो सर्कल कोई नया चीज है। चौथा, अगर डेल्टा की वैल्यू 3π/2 हो जाए तो कितनी होगी, क्या इक्वेशन 3π/2 मतलब क्या हो गया, यहाँ 3π/2 हो गया, क्या आएगा 0, वही इक्वेशन। सही है, इक्वेशन सेम आएगा ना, चाहे तुम यहाँ हम 3π/2 देंगे तो 3π/2 में ये होता है -1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 0, इक्वेशन वही आएगा सेम। ये था डेल्टा इज इक्वल टू π/2, डेल्टा इक्वल टू 3π/2 में यही इक्वेशन है, बट दोनों में फर्क होगा। फर्क क्या होगा, इन दोनों में एक फर्क होगा, क्या फर्क होगा देखो। अगेन बताओ, यहाँ 3π/2 डालो और यहाँ 3π/2 डाल रहा है,
270 डिग्री यहाँ डालना है, 270 डिग्री। तो साइन थीटा प्लस 270 डिग्री क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होगा ना। तो t इक्वल टू 0 पे ये था 0 और ये कितना था? नेगेटिव मैक्सिमम। यहां था ना t इक्वल टू 0। हाँ सर। अच्छा, ये है साइन फंक्शन, ये है माइनस कॉस फंक्शन, ये साइन, ये माइनस कॉस फंक्शन। 1 डिग्री करो, थोड़ा सा बढ़ो t इक्वल टू 0 के बाद, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। हाँ, ये हो जाएगा नेगेटिव, माइनस कॉस फंक्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा रहेगा नेगेटिव। यहाँ होगा ना, इस तरह से होगा, समझ रहे हो? देखो, ये साइन फंक्शन है, ये माइनस कॉस फंक्शन है, ये साइन फंक्शन है पूरा और ये पूरा है माइनस कॉस फंक्शन। तो t इक्वल टू 0 पे तो साइन ओमेगा टी भी 0 और कॉस ओमेगा माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी मतलब नेगेटिव मैक्सिमम था। अब 1 डिग्री ले लो, तो साइन 1 डिग्री और माइनस कॉस 1 डिग्री, यानी x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा ना। यस सर। ऐसे होगा। अब ये बताओ, ये बेसिकली हो क्या रहा है? अब अगर हम इसके बीच का कोई एंगल ले लें तो कैसा दिखेगा? तो इसके बीच का कोई एंगल ले लें तो कैसा दिखेगा? ठीक है, हम अगर ये जानना चाहते हैं कि डेल्टा का वैल्यू अगर हम ले लें, अगर हम डेल्टा की वैल्यू ले लें π/4 तो क्या होगा? इलिप्स तो बनेगा, ये तो समझ रहे हैं, इलिप्स तो बनेगा, ये तो समझ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, अच्छा हमारा x इक्वल टू था a sin ओमेगा टी a2 ओमेगा टी प्लस थीटा। हाँ, यहाँ एक बॉक्स बना लेते हैं क्योंकि इसके बाहर नहीं जा सकता है कभी भी कोई भी, क्योंकि x और y की मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है, इस बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकता है। अब ये बताओ, अगर ये π/4 है तो t इक्वल टू 0 पे दोनों की वैल्यू क्या क्या है? t इक्वल टू 0 पे दोनों की x से y है। t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है? 0। x की वैल्यू कितनी है? 0। और y की वैल्यू कितनी है? a2 यहां पर होगा, ठीक है। उसके थोड़े देर बाद 1 डिग्री बढ़ा दो, ऐसे होगा, ये इस तरह से बनेगा। दिस इज द इलिप्स। इस बाउंड्री के ऊपर ये इलिप्स बन जाएगा। थोड़ा डार्क कर दोगे उसको प्लीज? हाँ हाँ, सॉरी। ऐसे ये करके ट्रेजेक्टरी कैसे बता दी आपने? वही बता रहा हूँ, वही मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कैसे बता दिया। देखो, t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू थी 0, x कोऑर्डिनेट थी 0 और y कोऑर्डिनेट थी a2/√2। x कोऑर्डिनेट थी 0 और y कोऑर्डिनेट थी a2/√2, सही है ना? यस सर। यानी 45 डिग्री था, ये 0 डिग्री। 1 डिग्री लो, ये हो जाएगा sin 1 डिग्री, ये हो जाएगा sin 46 डिग्री। sin 1 डिग्री और sin 46 डिग्री। sin 1 डिग्री पॉजिटिव, sin 46 डिग्री पॉजिटिव और बड़ा भी, पॉजिटिव भी, और sin 45 से बड़ा होता है sin 46। ये इस तरह मूव करना चाहिए ना? यस। अच्छा, जिस समय इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, यानी ये मैक्सिमम हो जाएगा, समझो, जिस समय इसकी वैल्यू क्या आएगी 90 डिग्री, x की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, ये है ना, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है। हाँ यस सर। जिस समय साइन की वैल्यू होगी 90, इसकी वैल्यू हो जाएगी 135 ना, ये थोड़ा सा उससे कम रहेगा नहीं? हाँ सर, वो पॉइंट इवन होगा। और जिस समय इसकी वैल्यू हो जाएगी 90, y की वैल्यू, उसमें ये होगा 45 ही रहेगा, है ना? जब y की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम, मींस ये ओमेगा टी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, समझ रहे हो? 45 प्लस 45 90। तो जब ये 45 होगा तो y की वैल्यू मैक्सिमम, बट x की वैल्यू क्या होगी? a1/√2 ही ना? यस सर। ये इस तरह से बनेगा। बाउंड्री तो वही होना है, इसको टच करना है, ठीक है। इसी को अगर हम
पाई बाय 4 की जगह कर दे 3 पाई बाय 4, तो कैसा बनेगा? बस क्लास खत्म ही हो गया, 1 सेकंड और इसी को 3 पाई बाय 4 कर दो, मान लो, तो क्या होगा जरा बताओ। मान लो डेल्टा हम करते हैं 3 पाई, ये हो गया डेल्टा इज इक्वल टू किसके लिए? पाई बाय 4, डेल्टा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 कर दो, तो क्या होगा? डायरेक्शन याद रखना, मैं डायरेक्शन सब में इसलिए बता रहा हूं, डायरेक्शन ही दो चीजों को डिफरेंशिएट करता है। पहले ये बताओ 3 पाई बाय 4 का मतलब है कि x इज इक्वल टू हो गया a1 sin ओमेगा t, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा a2 sin